ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 76 है। 7वें अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। पृष्ठ संख्या 24 है। सूत्र संख्या 11 है। प्रसंग है अणु परिमाण और महत परिमाण। अणु परिमाण कैसे होता है, किसे अणु परिमाण कहते हैं और महत परिमाण किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हुई है। और अणु और महत परिमाण जो है, अणु परिमाण सदा अणु परिमाण के रूप में रहता है और महत परिमाण सदा महत परिमाण के रूप में रहता है। उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कारण बहुत होने से महत परिमाण बनता है और कारण न होने से वो अणु परिमाण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं को लेकर के चर्चा अभी आगे बढ़ाएंगे। तो पृष्ठ संख्या 24 में 11वां सूत्र है अणोः महत् च अणो महतश्च परिणामस्य अधिकरणम आश्रयो वा यद्यपि भिन्नं भिन्नं भवति। अणोः महतश्च परिमाणस्य, अणु परिमाण का और महत परिमाण का जो अधिकरण है, अर्थात अणु परिमाण जिसमें रहता है उसको अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कहिए, आधार कहिए और आश्रय कहिए, एक ही बात है। तो इसलिए अधिकरण को खोला है आश्रय। तो अणु परिमाण का और महत परिमाण का जो अधिकरण रूपी आश्रय है वो यद्यपि भिन्नं भिन्नं भवति, अलग अलग होता है, परंतु लोके खलु एकाधिकरणे अपि व्यवह्रियते। पर लोक में एक ही वस्तु में अणु परिमाण का और महत परिमाण का व्यवहार होता है। अणुत्वम महत्वम च तत्कथम इति उच्यते। एक ही वस्तु को अणु और एक ही वस्तु को महत कैसे कह सकते? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो अणु और महत ये गुण है, याद रखना। गुणों की चर्चा हो रही है, गुणों के स्वरूपों को बताया जा रहा है। मूल प्रसंग क्या है? गुणों का स्वरूप। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके स्वरूप बताने के बाद में क्रम प्राप्त संख्या है, तो संख्या का स्वरूप बाद में बताएंगे। उससे पहले छोटा विषय होने से अणु और महत, इन दो गुणों की चर्चा हो रही। तो अणु और महत, अणु कहते सूक्ष्म को, महत को कहते बड़े को। महत परिमाण का मतलब बड़ा और अणु परिमाण का मतलब है बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा। तो ये अणु और महत जो गुण हैं, इनकी चर्चा हो रही है। तो अणु महत यद्यपि दोनों का आश्रय अलग अलग है, अभी हमने जो पढ़ा है, क्योंकि सदा अणु अणु रहता है और सदा महत महत रहता है। ये पीछे हमने पढ़ा है। तो ये यद्यपि दोनों का अधिकरण आश्रय अलग अलग है, फिर भी लोके खलु एकाधिकरणे, एक ही आश्रय में, एक ही अधिकरण में, अर्थात एक ही वस्तु में ये दोनों का व्यवहार होता है। अणु का भी होता है और महत का भी होता है।
तो वो जो अनुत्व और महत्व का व्यवहार एक ही आश्रय में हो रहा है, तत् कथम, कैसे होता है? जब दोनों का अधिकरण आश्रय अलग अलग है तो एक में व्यवहार क्यों होता है? इसको लेकर के उच्चते उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा। अब समाधान है, अणु महद इति तस्मिन् विशेष भावाद विशेष अभावाच्च। सरल उत्तर है, अणु महद इति तस्मिन् विशेष भावाद विशेष अभावाद। तस्मिन् का मतलब है एकस्मिन् व्यवहार्यमाने पार्थिव द्रव्य, एक ही पृथ्वी से बने हुए पार्थिव द्रव्य में जो व्यवहार्यमाने व्यवहार होता है अणु और महत का, अणु महत इति, अणु महत परिमाणम व्यवहार्यते। अणु महत परिमाणम, परिमाणम व्यवहार्यते को अलग अलग होना चाहिए, दोनों को जोड़ दिया है। परिमाणम के बाद में ज्ञाप होना चाहिए, फिर व्यवहार्यते अलग क्रियापद है। तो कहते हैं एक ही पार्थिव द्रव्य पदार्थ में, एक ही स्थूल द्रव्य में, एक ही दिखाई देने वाले वस्तु में अणु महत परिमाणम, अणु परिमाण और महत परिमाण का व्यवहार होता है। तो ऐसा जो व्यवहार होता है उसके लिए कह रहे हैं विशेष भावात विशेष अभावाच्च। विशेषो विशिष्ट धर्म, विशेष का अर्थ है विशेष धर्म, और ये विशेष धर्म जो है सापेक्ष, सापेक्ष है। सापेक्ष समझते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा को सापेक्ष कहते हैं। देखो जी, आपकी अपेक्षा मैं पतला हूं और किसी और को सामने रखूं उनकी अपेक्षा मोटा हूं, ऐसा समझ रहे जी। अर्थात मेरे सामने दो लोग हैं, एक थोड़ा सा मोटे से हैं और एक बिल्कुल पतले से, लकड़ी की तरह फूंक मारे तो उड़ जाए ऐसा, दुबला पतला, और एक मोटा आदमी। तो अब आप में से है कोई ऐसे? सभी मोटे ताजे दिख रहे हैं एकदम पतले तो वो सुधा जी हैं। तो अब मान लीजिएगा मैं ये बोलूंगा योगेश जी की अपेक्षा मैं पतला हूं, सुधा जी की अपेक्षा मैं मोटा हूं, तो ये इसको कहते सापेक्ष, एक दूसरे की अपेक्षा। तो कहते हैं विशेषो विशिष्ट धर्म, ये विशेष जो है ये विशेष धर्म को कहते हैं, और ये जो है सापेक्ष है। सापेक्ष को समझा रहे हैं, अपकर्ष उत्कर्षश्च उभय विधा परीक्षणीयात्मका। अपकर्ष और उत्कर्ष उभय विधा, ये दो प्रकार का है, एक अपकर्ष है एक उत्कर्ष है, और परीक्षणीयात्मका, ये परीक्षा करने योग्य है। अपकर्ष की भी परीक्षा होगी और उत्कर्ष की भी परीक्षा होगी। तो अब अपकर्ष का मतलब है यूं समझ लीजिए दुबला, और उत्कर्ष का मतलब समझ लीजिए मोटा। अब मैं इसी को बोलूंगा, अपकर्ष का मतलब हो गए अणु और उत्कर्ष का मतलब हो गए महत। समझ में आ गया जी सभी को? और ये परीक्षणीयात्मका, ये परीक्षा करने योग्य। किसी को आप अणु कह रहे हो तो अणु आपके कहने से बात नहीं चलेगी ना, मतलब ये पतला है, किसी को आप बोले ये पतला है जी, आपके कहने से परीक्षा करके बताओ। और किसी को आपने मोटा बोला है तो मोटा किस लिए बोला है, परीक्षा करके बताओ। परीक्षा नहीं है ना, केवल आपके कहने से मेरे कहने से बात नहीं बनेगा, आपको प्रमाण से सिद्ध करना होगा। अब प्रमाण से सिद्ध कैसे करेंगे? किसी और को सामने रखोगे, देखो जी उसकी अपेक्षा दुबले है, देखो ना, किसी और को प्रमाण बनाओगे, देखो इसको देखो और इनको देखो, उनकी अपेक्षा ये दुबले हैं। और किसी और को सामने रखो, देखो इनकी अपेक्षा ये पतला है। तो पतला बोलो मोटा बोलो तो किसी और को प्रमाण के रूप में आपको मानना पड़ेगा ना, तो किसी और को रखना होगा। तो ये परीक्षणीयात्मका, यथा जैसे कि बिल्वस्य महत्वम अपेक्षा आम्ल के अनुत्वम। अब वो सापेक्ष बता रहे हैं, यथा उदाहरण दे रहे हैं।
बिल्व, बिल्वस्य षष्ठी विभक्ति। बिल्व कहते हैं, अभी गर्मियाँ थी ना, तो गर्मियों में आप लोगों ने वो बेल पत्थर खाए होंगे, क्या बोलते हैं उसको, उसका जूस बना करके, रस बना करके, या सीधा भी खाया होगा, कोई सीधा खाता है, एक उसका शरबत बना के खाता है। तो बिल्व कहते हैं बेल पत्थर, बेल। तो बिल्वस्य महत्वम अपेक्षा, और बेल तो थोड़ा बड़ा होता है, इतने भी होते हैं और इतने इतने बड़े भी होते हैं। देशी होते तो थोड़ा छोटे होते, इस साइज के होते हैं। तो आजकल सब हाइब्रिड का ज़माना है, तो हाइब्रिड के ज़माने में इतने इतने बड़े बड़े भी आते हैं। यहाँ हमको कम मिलते हैं तो हम अजमेर जाते हैं तो मंगवाते हैं वहाँ से, या हम खुद जाते हैं ले आते हैं। तो बिल्व की अपेक्षा, क्योंकि बिल्व जो है महत्वम, ये महत् परिमाण वाला है, बड़ा है, तो उसकी अपेक्षा आंवला के अनुत्वम, आंवला। अब एक तरफ आप बेल को रखो, एक तरफ आंवला रखो, तो बिल्व तो महत् परिमाण वाला है और आंवला अणुपरिमाण वाला है। तो बिल्व की अपेक्षा से आंवला में अनुत्व है। अब उसी आंवले में तस्मिन एव महत्वम च, और उसी आंवले को महत् परिमाण बना रहे हैं हम लोग, जिसको बिल्व की अपेक्षा आंवले को अणु बताया, उसी आंवले को महत् बताएंगे किसी और की अपेक्षा से। तो तस्मिन एव अर्थात उसी आंवले में महत्वम, महत् परिमाण सिद्ध कर सकते हैं। किसकी अपेक्षा से? कुवलयस्य, बेर की अपेक्षा। कुवलय कहते हैं बेर को। आंवला बड़ा होता है, बेर छोटा होता है। अब ये अलग बात है, आजकल हाइब्रिड हो गया, ठीक है जी। तो हाइब्रिड वाला बेर को मत देखना, क्योंकि हाइब्रिड वाला बेर तो इतने इतने बड़े आते हैं, आंवले से भी बड़े बड़े बन जाते हैं आजकल। लेकिन जो देशी बेर होते हैं ना, देशी, वास्तव में बेर तो देशी है, ये तो सब हाइब्रिड्स के बने हुए हैं। आज हम जो भी फल खाते हैं ना, सब हाइब्रिड है। सब कुछ हाइब्रिड हो गया, आदमी खुद हाइब्रिड हो गया, तो फिर बाकियों को तो क्या कथा, सब बदल गए, सब बदल गए। हम जो भी खाते पीते ना, बहुत अच्छा आम है जी, हाँ खाओ, सब हाइब्रिड है, सब हाइब्रिड है। और जो देशी आम आते हैं ना, देशी आम, गुठली बड़ी होती है और गूदा कम होता है, और गूदा भी बहुत कम होता है, उसमें रेशे बहुत आते हैं, फाइबर ही बहुत आते हैं उसमें, और थोड़ा खट्टा मीठा भी रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब वो रही नहीं। और जो भी हम आम खाते हैं, आम मान करके वो सब हाइब्रिड है। अब क्या करें, कुछ ना खाने की अपेक्षा कुछ तो खाने पड़ेगा हमको, जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। तो ये जो कुवलय, कुवलय कहते हैं, कुवलयम, वो है बेर, देशी बेर। तो आंवले की अपेक्षा, आंवला अणु था बेल के सामने, लेकिन वही आंवला महत् बन गया बेर के सामने। तो कुवलयस्य अनुत्वम अपेक्षा, तो बेर के अणु की अपेक्षा से ये आंवला महत् बन गया। अब इसी बात को दूसरे शब्दों में बता रहे हैं, यदा अपकर्षो अपेक्षते तदा स विशेषः। यदा अपकर्ष अपेक्षते, जब आंवले में अपकर्ष देखना है, यानी अनुत्व देखना, अपकर्ष का मतलब अनुत्व, जब आंवले में अपकर्ष देखना है, तब तदा स विशेषः, वो विशेष बन जाएगा, अर्थात विशिष्ट धर्म वाला बनेगा। तदा आम्लकम अणु, तब आंवला जो है अणु बन जाता है। किसकी अपेक्षा से? बिल्वाद, बेल की अपेक्षा से। तत्र आम्ल के अपकर्ष भावाद, क्योंकि उस आंवले में अपकर्ष का भाव होने से, अर्थात अनुपन का भाव होने से। बिल्वम महद अपकर्ष भावाद,
तत्र आम्लके अपकर्ष भावात् बिल्वम महद उत्कर्ष होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। तो कह रहे हैं, देखिएगा, यदा अपकर्षो अपेक्षते, दोबारा देखिए इसी वाक्य को, यदा अपकर्षो अपेक्षते तदा स विशेषः। जब अपकर्ष की अपेक्षा देखनी है तदा स विशेषः, वो विशेष बन जाता है। कौन? बिल्व, विशिष्ट धर्म वाला बनता है। तदा आम्लकम अणु, तब आंवला जो है अनुपरिमाण वाला बनता है। किसकी अपेक्षा से? बिल्वात, बिल्व की अपेक्षा से। तत्र आम्ल के अपकर्ष भावात, क्योंकि उस आंवला में अपकर्ष विद्यमान होने से, अनुत्व विद्यमान होने से। बिल्वम महद, बिल्व जो है वो महद परिमाण वाला है। अपकर्ष भावात, अपकर्ष अभावाद होना चाहिए, अपकर्ष भावाद होना चाहिए। हाँ, ये गलत लिखा है, अपकर्ष अभावात होना चाहिए। एक आ की मात्रा इसमें जोड़ दीजिएगा। महद अपकर्ष अभावत, शा और भा के बीच में एक आ की मात्रा जोड़ दीजिएगा। अब ठीक हो गया। हाँ जी, यदा अपकर्षो अपेक्षते, जब अपकर्ष की अपेक्षा होती है, तदा सा विशेष, वो अपकर्षी विशेष बन रहा है, यहाँ बिल्व नहीं है, अर्थात अणु ही विशेष बन रहा है, आंवला। विशिष्ट धर्म, वो विशेष मतलब जिसको ध्यान में रख करके देखेंगे वो विशेष बनेगा, और जो जिसकी अपेक्षा से जो जिसको हम ले रहे हैं, अर्थात बिल्व की अपेक्षा से जिसको हम देख रहे हैं वो विशेष बनेगा। तो जब अपकर्ष की अपेक्षा है तदा सा विशेष, तब वो विशेष बनता है, अर्थात विशिष्ट धर्म। तदा उस स्थिति में आमलकम अणु, आंवला जो है अणु बनता है, बिल्वात, बिल्व की अपेक्षा से। तत्र आम्ल के अपकर्ष भावात, क्योंकि उस आंवले में अपकर्ष होने से, अर्थात अणुत्व होने से। बिल्वम महत, और बिल्व जो है महत परिमाण वाला बनता है, और अपकर्ष अभावात, उसमें अपकर्ष ना होने से, उसमें अणुत्व ना होने से। सबको समझ में आ गया जी? अपकर्ष का मतलब है यहां पर अणुत्व, छोटा। उत्कर्ष का मतलब बड़ा, ऊंचा, ऊंचा बोलो, बड़ा बोलो, श्रेष्ठ बोलो, प्रसंग के अनुसार ये अपकर्ष और उत्कर्ष का शाब्दिक अर्थ निकलता है, उसका निश्चित अर्थ नहीं है। मैं अपकर्ष की ओर बढ़ रहा हूँ, अर्थात मैं अवनति की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं उन्नति की ओर बढ़ रहा हूँ। आंवला जो है अपकर्ष है, छोटा है, और बेल जो है उत्कर्ष है, बड़ा है। देखिए,
अपकर्ष और उत्कर्ष के शाब्दिक अर्थ अलग अलग बनते प्रसंग के अनुसार। तो यहाँ ये बोला है कि जब अपकर्ष देखना होता है, यदा अपकर्षो अपेक्षते, जब अपकर्ष देखना होता है अर्थात अनुत्व देखना होता है, तदा स विशेषा, तब वो अनुत्व विशेष बन जाएगा अर्थात विशिष्ट धर्म वाला बन जाएगा। तदा ऐसी स्थिति में आमलकम अणु, उस स्थिति में आंवला जो है अणु बन जाता है, अणु परिमाण वाला बनता है। किसकी अपेक्षा से? बिल्वात, बिल्व फल की अपेक्षा से। तत्र आमल के अपकर्ष भावात, क्यों उस आंवले में अपकर्ष है, उस आंवले में अनुत्व है, इसलिए वो विशेष बन रहा है बिल्व की अपेक्षा से। क्योंकि हमें आंवले को देखना है, बिल्व को नहीं देखना, आंवले को देखना है। और महद, बिल्वम महद, और बिल्व जो है वो महत परिमाण वाला है। क्यों महत परिमाण वाला है? क्योंकि उसमें अपकर्ष अभावत, उसमें अपकर्ष ना होने से। अपकर्ष नहीं है अर्थात उत्कर्ष है, इसका ये तात्पर्य है। अथ यदा अपकर्षो अपेक्षते, दोबारा यही पढ़ा, अथ यदा देखिए कितना गलत लिखा है। ये था अथ यदा उत्कर्षो अपेक्षते, ऐसा होना चाहिए। अथ यदा उत्कर्षो अपेक्षते, हाँ जी, अथ यदा उत्कर्षो अपेक्षते, अथ यदा उत्कर्षो अपेक्षते तदा स विशेषा, तब वो विशेष बन जाएगा अर्थात वो विशिष्ट धर्म है। क्योंकि हमें उत्कर्ष को देखना है, बड़े को देखना, तो जिसको देखना वो विशेष है। तो पहले अपकर्ष को देखा था, अनुत्व को देखा, वो विशेष बना था। अब हमको उत्कर्ष को देखना है, बड़े को देखना है, तो इसलिए वो विशेष बनेगा। तो यदा उत्कर्षो अपेक्षते, जब उत्कर्ष देखना है, तदा सा विशेषा, तब वो विशेष बनता है अर्थात विशिष्ट धर्म वाला बनता है। तदा, उस स्थिति में महद आमलकम, क्योंकि उसी आंवले को देखना है, महद आमलकम, आंवला महत परिमाण वाला हो जाएगा। महद आमलकम अस्ति, आंवला महत परिमाण वाला हो गया। किसकी अपेक्षा से? कुवलयात, बेर की अपेक्षा से। तत्र आमलके खलु उत्कर्ष भावात, क्योंकि उस आंवले में उत्कर्ष विद्यमान है। कुवलम अनुत्कर्ष अभावात, और कुवलम अनुत्कर्ष अभावात, कुवलम अनुत्कर्ष अभावात का मतलब दो निषेध आ रहा है। एक तो कुवलम अनुत्कर्ष निषेध है और अभाव भी निषेध है। दो निषेध होने से तो इसका अर्थ होगा कुवल उत्कर्ष का ना होने से, अर्थात बेर बड़ा ना होने से, ऐसा अर्थ निकलेगा। कुवलम अनुत्कर्ष अभावात का अर्थ है बेर बड़ा ना होने से। ये यूं कहिए कुवलई, कुवल जो है उत्कर्ष ना होने से, ऐसा भी बोल सकते। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य जी, जी ये अर्थ समझ में नहीं आया। अंतिम अणुत्कर्ष लिखी गई है।
हाँ, अनु उत्कर्ष अभावात, दो निषेध, जहां दो निषेध होता है ना उसका सकारात्मक होता है, एक ही निषेध होता है नकारात्मक होता है। जब दो निषेध आते हैं ना उसी के लिए वो सकारात्मक होता है। ये संस्कृत का नियम है। जी आचार्य जी, क्योंकि अणु लिखी गई है, अनु नहीं। हाँ जी, देखिए पहले भी बताया था, आप संस्कृत से कम परिचित लग रहे हैं कि जो व्यंजन से शुरू होता है ना अक्षर, वहां आकार लगते हैं, जैसे विद्या अविद्या। जी आचार्य जी, नौ नहीं होगा, अणा हुआ है। अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी आचार्य। हाँ जी, उत्कर्ष अनुत्कर्ष, आप नकार पूछना चाह रहे हैं ना? जी आचार्य। जी जी जी, तो कुवलम, कुवल, कुवलय होना चाहिए। कुवलम भी गलत लिखा है, कुवलय होना चाहिए यहाँ पर। कुवलय, कुवलयम, उत्कर्ष अनुत्कर्ष। हाँ, अनु उत्कर्ष नकार होना चाहिए वैसे। यहाँ कुवलयम, एक यकार छूट गए, ला और माँ के बीच में एक यकार आना चाहिए। आचार्य जी, ये शब्द हो सकता है क्या? क्या? कुवलयम उत्कर्षाभावात्। हाँ। हाँ। यह एक छूट गया है और माँ में उकार लग जाएगा। हाँ, ये भी हम कर सकते। अनुत्कर्ष के जगह कुवलयम उत्कर्ष अभावात, ऐसा भी हम कर सकते, और अनुत्कर्ष अभावात भी कह सकते, दोनों कह सकते। तो नकार, नकार को आप नकार कर दो तो ठीक हो जाएगा। दोनों लिख सकते, उत्कर्ष अभावात भी लिख सकते और अनुत्कर्ष अभावात भी लिख सकते। समझ में आ गया आपको? जी नहीं आचार्य जी, ये अनुत्कर्ष अभावात और उत्कर्ष अभावात दोनों तो अलग हो जाएंगे। दोनों अलग नहीं होंगे, यही तो मैं समझ। अनुत्कर्ष अभावात का मतलब है उत्कर्ष अभावात। उत्कर्ष भावात हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। निषेध, जब दो निषेध आते हैं तो उसका अर्थ होता है उत्कर्ष अभावात, अर्थ निकलता है। जी जी। आप उत्कर्ष अभावात भी लिख सकते हो और अनुत्कर्ष अभावात भी लिख सकते, दोनों रहेंगे। तो यहाँ पर एक यकार लिख दीजिएगा और नकार के स्थान पे नकार कर दीजिएगा। अब ठीक हो गया। सभी को समझ में आ गया कि ये जो प्रस्तुत किया है, अनुमहत जो है ये विशेष होने से और विशेष ना होने से एक ही वस्तु अणु और महत बनता है, इसका तात्पर्य है। और वो अपेक्षा से होता है, सापेक्ष होता है, ये इसका भाव हो गया। तो आगे बढ़ूं जी। 12वां सूत्र, एकस्मिन् पार्थिव द्रव्ये सापेक्ष विशेषस्य अपकर्षस्य उत्कर्षस्य भावात् अभावाच्च कथम अनुत्वम महत्व व्यवहार कल्प्यते अत्र उच्यते। प्रश्नकर्ता इसी बात को लेकर के प्रश्न कर रहा है, 11वें सूत्र के ऊपर प्रश्न उत्पन्न कर रहा है। जो 11वां सूत्र है इसी के ऊपर प्रश्न उपस्थित कर रहा है। क्या उपस्थित कर रहा है? एकस्मिन् पार्थिव द्रव्ये, एक ही पृथ्वी तत्व से बना हुआ पदार्थ, सापेक्ष विशेषस्य अपकर्षस्य उत्कर्षस्य, ये जो सापेक्ष आपने बताया, अपेक्षा विशेष के अपकर्ष और उत्कर्ष का, सापेक्ष को ध्यान में रख करके विशेष जो है वो विशेष दो प्रकार का है, अपकर्ष और उत्कर्ष। तो विशेष रूपी अपकर्ष उत्कर्ष का भावात अभावाच, एक विशेष का ना होना और विशेष का होना, कथम कैसे, अनुत्वम
महत्व अनुत्व महत्व व्यवहार, एक ही वस्तु में अनुत्व का और महत्व का व्यवहार कैसे आप कल्पना कर रहे हैं, कैसे कल्पना कर सकते हैं? एक ही वस्तु में उसी को आप अणु बोल रहे हो और उसी को आप महत बोल रहे हो, ये कैसे कर सकते हो आप? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। 11वें सूत्र में तो बता दिया, दे दिया, उसी के ऊपर प्रश्न कर रहा है व्यक्ति। आप एक ही वस्तु में छोटा और बड़ा कैसे बोल सकते हो आप? वस्तु एक ही है, उसी को आप बड़ा बता रहे हो और उसी को आप छोटा बता रहे हो, ये कैसे कर सकते हो आप? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। सभी को प्रश्न समझ में आ गए जी? अब उसका उत्तर दे रहे हैं, सरल उत्तर है इसका। एक कालत्वात्, एक ही काल में बताया जाने से, एक ही काल में बताया जा रहा है। आप मेरी ओर देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। एक वस्तु को बीच में रखा मैंने ऐसे, और दो वस्तुओं को एक इधर रखा एक इधर रखा, 3 वस्तु हो गई। ठीक है जी? तो एक वस्तु को बीच में रखा और एक इधर रखा एक इधर, यानी 3 वस्तु है। अब इसी वस्तु को, बीच वाली वस्तु को मैं छोटा भी बताना चाहता हूं, बड़ा भी बताना चाहता हूं, एक ही समय में। देखिए, इसकी अपेक्षा ये छोटा है, इसकी अपेक्षा बड़ा है। इधर इससे मोटा रखा है मैंने, इधर पतला रखा है मान लीजिएगा। इसकी अपेक्षा से ये छोटा है और इसकी अपेक्षा से बड़ा है। देखिएगा, इधर मैंने ये एक वस्तु रखा, मोटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मोटा दिख रहा है। और मान लीजिए इधर कोई दूसरी वस्तु रखूं मैं, उससे इससे भी पतला, इससे भी बहुत पतला मेरे को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, कैसे बताऊं मैं? समझ लेना है आपको। तो ये जो बहुत पतला, इसकी अपेक्षा से ये मोटा है, लेकिन इसकी अपेक्षा से जो है ये पतला है। इसकी अपेक्षा से ये पतला है, लेकिन इसकी अपेक्षा से मोटा है। तो एक ही समय में, तो एक कालत्वात् मतलब एक ही समय में ये हम व्यवहार कर रहे हैं। एक ही समय में ऐसा व्यवहार कर सकते, भिन्न भिन्न समय में नहीं कर सकते। मान लीजिए ये 2 ही है, अब यहां इन दोनों के समय में इसी को मोटा और पतला नहीं बता सकते, एक ही व्यवहार कर सकते। फिर ये नहीं है, फिर इससे पतली वस्तु लाए, अब वो है ही नहीं है। अब इस समय में दोनों की अपेक्षा से एक ही बता सकते, या मोटा बता दो या पतला बता दो। 3 होना चाहिए, 3 हो तब एक ही समय में आप पतला और मोटा बता सकते हो। तो एक कालत्वात् मतलब एक ही समय में ये छोटा बड़ा का व्यवहार आप कर सकते हैं, भिन्न भिन्न काल में नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर दिया है। समझ में आ गया जी सभी को? यतो हि एकस्मिन् काले तत्र एकस्मिन् पार्थिव द्रव्ये अनुत्वं महत्वं च प्रतीयते। क्योंकि एकस्मिन् काले, एक ही काल में, तत्र एकस्मिन् पार्थिव द्रव्ये, उस एक ही पृथ्वी तत्व से बना हुआ पदार्थ में अनुत्वम महत्वम च प्रतीयते, छोटा और बड़ा प्रतीत होता है। यद्वा उपलभ्यते, अथवा यूं कहिए दिखाई देता है। सापेक्ष विशेष भाव अभाव निमित्ता तयो उपलब्धि। सापेक्ष, एक दूसरे की अपेक्षा से, सापेक्ष मतलब एक दूसरे की अपेक्षा से, विशेष भाव अभाव निमित्ता, एक में विशेष का भाव है और एक में विशेष का अभाव है। इन दोनों निमित्तों से, विशेष के होने विशेष के ना होने के कारण से, उस एक ही वस्तु में वो उपलब्धि होती है, छोटे और बड़े की। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गया जी, समझ में आ गया? आगे बढ़ूं। 13वां सूत्र, दृष्टांताच्च। एक और बात कहना चाहते हैं उसी बात को समझाने के लिए। दृष्टांतात च, दृष्टांत से भी आप समझ सकते हो। अनुमहत इति अनुमहत परिमाणम अस्ति।
अणु और महत ये परिमाण है और इसको गुण भी कह सकते हैं आप। अणु महत परिमाणम अस्ति, अणु और महत ये परिमाण को कहते हैं। परिमाण समझते हैं जी आप लोग, क्या होता है आपकी भाषा में? नापतोल, नापतोल ही तो कहेंगे आप। इयत्ता, ये इतना है जी, ये 1 किलो है जी, ये 2 किलो है जी, ये इतना लंबा है जी, इतना छोटा है, ये इसी को तो परिमाण कहते हैं ना, नापतोल को कहेंगे परिमाण को। तो ये जो अणु महत है परिमाण होता है, एक बात। और दूसरी बात है ये परिमाण गुण होता है। गुणेषु भवति, गुणेषु भवति अपकर्ष उत्कर्ष अपेक्षा, और गुणों में उत्कर्ष अपकर्ष की अपेक्षा तो होती है। जब गुण है तो कोई देखिए जी, दोनों में दया है, लेकिन इसमें ज़्यादा इसमें कम है, तो उत्कर्ष अपकर्ष हो गए ना। इसके अंदर दया, दया क्या है? एक गुण है। दया क्या है? एक गुण है। दया को क्या बोलते हैं आप लोग? 24 गुणों में कोई है जी दया गुण? चलो आपकी परीक्षा कर लेता हूं मैं, क्या आपने समझा है? वैशेषिक पूरा होने वाला है। दया एक गुण बोला है मैंने, क्या वो दया गुण 24 गुणों में आता है? हाँ, आर्या यस जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी, नहीं आता। नहीं आता तो फिर ये गुण मैं क्यों बोल रहा हूँ जी? अगर बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ करके बोल रहा हूँ। ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर का गुण है दया। ईश्वर कृपालु है, दयालु है, करुणालु है, कुछ भी बोल सकते, ये गुण ही तो है। यहाँ वैशेषिक में वो अन्य गुणों की चर्चा हो रही। हाँ जी, तो गुण तो आना ही चाहिए ना। अगर वैशेषिक में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वैशेषिक दर्शनकार ने सारे गुणों को नहीं बताया। इसका मतलब 24 गुणों में सब आएंगे, याद रखना। पहली बात है 24 गुण बताए, 24 गुणों में सभी गुण आएंगे। हाँ, हमको उसमें जोड़ना है, वही अलग बात है। हाँ जी, कोई बोल ही नहीं रहे, कौन बताएंगे दया कौन से गुण में आता है? वेद प्रिया जी। समझी, भावना, भावना संस्कार। अच्छा, भावना। हाँ जी, अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी, सुख में आएगा स्वामी जी? नहीं, सुख अलग गुण है। चलिए, अब मैं बताऊंगा तो कोई आपको आप मेहनत नहीं करेंगे, सोच के आना। क्षमा स्वामी जी, क्षमा में आएगा? ऐसे मत पूछेगा, ऐसे जो तुक लगा करके पूछते रहोगे तो फिर और लोग भी बोलने लगेंगे। मैंने आपको अभी बोला है कि आपको एक दिन देता हूँ, आप अच्छी तरह इसके बारे में सोच के आइए। और भी बहुत सारे गुण आएंगे, तो सोच के आइए आप लोग। माइक बंद करिएगा, तो सोच के आइए आप लोग। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दृष्टांतात, तो गुणेषु भवति ही अपकर्ष उत्कर्ष अपेक्षा। गुणों में अपकर्ष उत्कर्ष की अपेक्षा तो होती है। जैसे द्वेष है, मान लीजिएगा, ये तो आप समझते हैं 24 गुणों में तो दिखाई देगा आपको द्वेष। तो द्वेष, इसके अंदर ज़्यादा द्वेष है, इसके अंदर कम द्वेष है, तो उत्कर्ष अपकर्ष की अपेक्षा हो गई ना। तत्र दृष्टांतो विद्यते, इसका एक दृष्टांत दे रहे हैं। यथा रूपम रसो व गुण, जैसे रूप है, रस है, गुण होते हैं। रूप रस ये गुण होते हैं ना। जब रूप गुण होता है, रस गुण होता है, रूप में भी उत्कर्ष अपकर्ष होता है, रस में भी उत्कर्ष अपकर्ष होता है। वस्त्र शंक स्फटिकेषु श्वेतत्वम अपकर्ष उत्कर्ष अपेक्षया लक्ष्यते। वस्त्र के अंदर भी रूप है, शंख में भी रूप है, और स्फटिक में भी रूप है। तीनों में रूप है, और इन तीनों में उत्कर्ष अपकर्ष की अपेक्षा तो होता ही है। वस्त्र का सफेदपन, शंख का सफेदपन और स्फटिक का सफेदपन, तीनों में अंतर है।
चलो मान लीजिए आजकल कपड़ा वैसा तो नहीं बनता है, आजकल मशीनों से बनता है, मशीनों से ही उसको वाइट एकदम कर देते हैं ना। लेकिन आप जो बुनकर जो भूनता है रुई को लेकर के, वो कपड़ा देखिएगा, अभी हमारे पास ब्रह्मचारियों के लिए कपड़ा आ गया तो एकदम पीला पीला सा लग रहा है, तो वो धोते हैं तो भी वैसे दिख रहा है, नहीं धोते भी वैसे दिख रहा है। आजकल वो कपड़ा जो है कॉटन का जो है, उसमें केमिकल डाल करके एकदम वाइट कर देते हैं ना। अगर रुई को लेकर के धागे बना करके फिर कपड़ा बना तो कैसे बनता है? पहले गाँव में जो बुनकर लोग बुन करके कपड़ा लाते थे वैसे ही होता था, थोड़ा पीला पीला बन करके आता है, पूरा पीला भी नहीं होता है और बिल्कुल सफ़ेद भी नहीं दिखता है, उसको सफ़ेद बनाया जाता है। तो वो वस्त्र, फिर उसके बाद शंख, तो वस्त्र की अपेक्षा शंख ज़्यादा वाइट दिखेगा और शंख की अपेक्षा स्फटिक मणि ज़्यादा वाइट दिखेगा। तो उत्कर्ष अपकर्ष हो रहा है ना, यही कहना चाह रहे हैं। यथा च द्राक्ष खर्जूरयो मधुर रस, द्राक्ष का मधुर रस और खजूर का मधुर रस अंतर है। अपकर्ष उत्कर्ष अपेक्षया लक्ष्यते, अपकर्ष और उत्कर्ष की अपेक्षा से रस, दोनों में रस है, लेकिन एक में उत्कर्ष रस है, एक अपकर्ष रस है। दोनों में रूप है, एक में उत्कर्ष रूप है, एक में अपकर्ष रूप है। ये दृष्टांत से भी समझा दिया है इन्होंने। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 14वां सूत्र, परंतु स एषो अणुत्व महत्व व्यवहारो द्रव्येषु वर्तते, किंतु ये जो अणुत्व और महत्व का जो व्यवहार है किसमें होता है? द्रव्यों में ही तो होगा, और कहाँ होगा? मैं इच्छा का व्यवहार कहाँ होगा जी? इच्छा का व्यवहार कहाँ होगा? द्रव्यों में तो होगा। ये अलग बात है चेतन द्रव्यों में होगा, इच्छा है तो गुणों का व्यवहार कहाँ होगा? द्रव्यों में होगा। ऐसे अणुत्व महत्व भी गुण है, तो अणुत्व महत्व गुणों का व्यवहार कहाँ होगा? द्रव्यों में होगा। अच्छा, कर्मों का व्यवहार कहाँ होगा? द्रव्यों में होगा। तो कह रहे परंतु स एषो अणुत्व महत्व व्यवहारो द्रव्येषु वर्तते, द्रव्यों में ही होता है। किंतु एक बात कहना चाहते हैं, भले द्रव्यों में होता है लेकिन एक बात, विशेष बात कहना चाहते हैं। क्या? अणुत्व महत्वयो अणुत्व महत्व अभावा कर्म गुणेर व्याख्याता। पीछे पढ़े हुए विषयों को याद कर लीजिएगा तो सरलता हो जाएगा आपको। अणुत्व महत्वयो अणुत्व महत्व अभावा, अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता, महत्व में महत्व रहता है। कर्म गुणे व्याख्याता, कर्मों और गुणों के समान समझ लेना चाहिए। किन को नहीं समझ में आया जी वो बताएंगे। अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता, महत्व में महत्व नहीं रहता, इस बात को कर्मों के और गुणों के अनुसार समझ लेना चाहिए। ये बात किनको नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। हाँ बिंदिनी जी, क्या समझ में नहीं आया? पूछिए। नमस्ते स्वामी जी जी, समझ नहीं आया। क्यों आएगा जी? आपको नहीं आना चाहिए। आप थोड़ा वैशेषिक थोड़ा पढ़ रहे हैं। आप आज पहली बार आए आप, क्यों जी? आप पहली बार है तो क्यों समझ में आएगा आपको? तो आप पहली बार तो नहीं आ रहे, शुरू से आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं समझ में आना चाहिए? क्योंकि आपने गुण की परिभाषा भुला दी। गुण की परिभाषा भुलाएंगे तो ही समझ में नहीं आएगा ना। ये अलग बात है, आपने साहस करके हाथ उठाया। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने साहस नहीं किया? डरते में मैं डांटूंगा बोल समझ करके, मैं डांटूंगा समझ करके हाथ नहीं उठाए बहुत सारे लोगों ने। आपने साहस करके हाथ उठा लिया तो अलग बात है, डांट आपको मिल रहा है। बाकी ये तो सब बहुत सारे लोगों हकदार हैं इस डांट को सुनने का। ठीक है जी। तो गुण की परिभाषा ये है, गुण में गुण नहीं रहता। तो अणु भी गुण है और महत् भी गुण है। तो फिर अणुत्व में अणुत्व रहने का मतलब है अनुगुण में दूसरा अनुगुण कैसे रह सकता है? महत् गुण में दूसरा महत् गुण कैसे रह सकता है? सीधी सी बात है।
आपको इसी से समझना चाहिए, कर्म और गुणों के समान समझ लेना चाहिए। कर्म में कर्म जैसे नहीं रहता, गुण में गुण जैसा नहीं रहता, वैसे अणु में अणु नहीं रहता, महत में महत नहीं रहता, सीधी सी बात है। जी सर। इसलिए तो मैं कहता हूं आवृत्ति करो, पीछे को दोहराओ जी। तो सिद्धांत सामने रहेगा तो हम भटक नहीं सकते। आदमी पटरी से तब उतरता है जब मूलभूत सिद्धांत से हट जाता है। और अनेक बार हम व्यवहार में लड़ते रहते हैं ना, पति पत्नी लड़ते रहते हैं, भाई भाई लड़ते रहते हैं, और लड़ते रहते बहुत देर तक लड़के, अरे मैं यही तो कह रहा था, सामने वाला मैं भी तो यही तो कह रहा था, दोनों वही कह रहे, तो फिर लड़ क्यों रहे थे? इसलिए मूल सिद्धांत को हमेशा सामने रखना चाहिए, सिद्धांतों को नहीं भूलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे वैशेषिक को अक्षरशः एक एक शब्द को याद रखो, मैं याद नहीं रख सकता तो आपको कैसे बोलूंगा, लेकिन सिद्धांतों को याद रखना है हमको। इसलिए सिद्धांतों को रोज दोहराना चाहिए व्यक्ति को, समय निकाल करके, तभी ये आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो पूरा वैशेषिक पढ़ने के बाद 6 महीने के बाद, अभी वेदांत शुरू करेंगे ना हम, इसके बाद में दिन आ गए वेदांत शुरू करने के, तो ये वेदांत में जब वेदांत के 2-3 अध्याय, वैसे तो 4 ही अध्याय है, 2 अध्याय पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर वैशेषिक की कोई बात आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बात बोला जा रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यही होगा। आप में से कितने लोग हैं जो न्याय पढ़े हैं, कुछ याद नहीं है, अर्थात मूल सिद्धांत याद नहीं है। योग पढ़े होंगे, हो सकता कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा याद होगा योग से थोड़ा, तो सांग मतलब मूल सिद्धांत तो हमेशा याद रहना चाहिए व्यक्ति को, पढ़ने का यही तो तात्पर्य है। और आपका जो मन बना हुआ है ना, क्योंकि आपने जीवन भर वही तो परीक्षाएं दी है, परीक्षा के लिए पढ़ लिया, उसके बाद परीक्षा समाप्त, वो जो भी याद किया वो भी समाप्त। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो परीक्षा के लिए है, बस डिग्री के लिए, डिग्री मिलते ही बाकी कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है। और सालों लगा के डिग्री जिसकी लेता है उसमें वो जीता भी नहीं है, कोई जीता है। इसलिए वो शिक्षा प्रणाली जो है ना हमारे लिए हानिकारक है, और वही दिमाग आप सबका बना हुआ है। पढ़ते जा रहे हैं पर याद नहीं रखते मूल सिद्धांतों को, क्योंकि पढ़ तो लिया ना योग, अब क्या याद रखना है, पढ़ लिया बस, याद थोड़ा रखना है। जैसे आपने 10th पढ़ लिया, 10th के जो सिद्धांत है वो याद थोड़ा है आपको। 12th पढ़ लिया, उसके सिद्धांत याद थोड़ा है। आपने डिग्री कर लिया, उसके सिद्धांत याद थोड़े हैं आपको। क्यों? अब डिग्री आने के बाद उसको याद रखने की क्या जरूरत है? वो डिग्री के हिसाब से तो नौकरी मिलती है, डिग्री के हिसाब से तो हम आगे बढ़ते हैं। पर ये ऐसी डिग्रियां नहीं है, ये जीवन भर याद रखना होगा हमको, नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, वहीं का वहीं रह जाएंगे। ये आपको कब समझ में आएगा आप लोग ही जानो। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन फिर भी बोलूँगा, मैं थकता नहीं वैसे। जब तक आप लोग याद नहीं रखेंगे मूल सिद्धांतों को, तब तक बोलता ही रहूँगा मैं, और याद रखने के बाद भी बोलता रहूँगा, ताकि याद बनाए रखे उसके लिए। हाँ जी, तो आइए, अणुत्व महत्वयो अणुत्व महत्व अभावः। अणुत्वे अणुत्वस्य महत्वे महत्वस्य अभावो अस्ति। अणुत्व में अणुत्व का अभाव है और महत्व में महत्व का अभाव है। न अणुत्वे अणुत्वम न च महत्वे महत्वम विद्यते। अणुत्व में अणुत्व नहीं रह सकता और महत्व में महत्व नहीं रह सकता। सच अभाव, ये जो अभाव बताया, अणुत्व में अणुत्व का अभाव, महत्व में महत्व का अभाव, ये कैसे हैं? कोई उदाहरण दे के तो समझाओ, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो कहा कर्म गुणै व्याख्याता। कर्म भी गुणैश्च तुल्यो व्याख्यातो वेदितव्या। कर्मों और गुणों के तुल्य समान इनकी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। अर्थात फिर खोल के समझा रहे हैं, कर्माणि न स्वतंत्राणि गुणा अपि न स्वतंत्राः। कर्म स्वतंत्र नहीं रह सकते और गुण भी स्वतंत्र नहीं रह सकते, परंतु कर्म गुणा द्रव्याश्रयिना संति। कर्म और गुण ये दोनों ही द्रव्य के आश्रित रहते हैं।
तथैव उसी प्रकार से अणुत्वम महत्वम च द्रव्याश्रयी भवति, ये अणुत्व और महत्व भी द्रव्य के आश्रित रहते हैं, न स्वतंत्रम, ये स्वतंत्र नहीं रह सकते। तस्माद, इसलिए हम कहना चाहते हैं अणुत्वे न अणुत्वम न च महत्वे महत्वम अस्ति, अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता और महत्व में महत्व नहीं रहता। तथा च उत्क्षेपण कर्मणि न पुनः उत्क्षेपणम, उत्क्षेपण कर्म में उत्क्षेपण कर्म नहीं रह सकता। रूप गुणे पुनः रूप गुना कल्प्यते, रूप गुण में दूसरे रूप गुण की कल्पना नहीं कर सकते। तथैव उसी प्रकार से अणुत्वेन अणुत्वम महत्वेन महत्वम कल्पयितुम शक्यते अस्वतंत्रत्वाद एव। इसलिए हम कहना चाहते हैं अणुत्व में अणुत्व का, महत्व में महत्व का, या अणुत्व में अणुत्व और महत्व में महत्व की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों स्वतंत्र ना होने से। शीघ्रता से इसलिए बता दिया क्योंकि ये बातें सब आ चुके हैं पीछे। तो अब आपको समझना है, रूप में रूप नहीं रहता, रूप में रूप नहीं रहता। बताएंगे आप में से कोई? मेरे को देखिए, पुस्तक दिखा रहे ना, इसमें रूप में कितने रूप दिखाई दे रहे, देखिए सफेद और हरा, और ये कौन सा कलर है, तीन कलर दिखे, रूप में रूप दिखाई दे रहे ना। मैंने बोला रूप में रूप नहीं होते, तो रूप में रूप दिखाई दे रहे ना। और क्या दिखाऊं मैं? ये शतपथ ब्राह्मण है, देखिए कितने रूप दिखाई दे रहे हैं, रूप में रूप है ना, और एक रूप के अंदर भी कई रूप दिखाई दे रहे हैं। इसको कौन देंगे उत्तर? देखो जी, मेरे को बहुत लग रहा है, हंसा रहा हूं मैं आपको। ये उमा जी को थोड़ा ब्रेक करो आप लोग, उनको बीट दो आप लोग, यानी हमेशा उनका हाथ हमेशा आगे खड़ा रहता है सबसे पहले। कोई उनको तो मात दो आप में से कोई। चलिए, हंसा दिया। तो सुहासिनी जी बताइए। स्वामी जी, रूप द्रव्य में दिखाई देता है। हाँ, ठीक बात है, आपने सही पकड़ा। तो ये जो एक ही में रूपों में कई रूप दिखाई दे रहे हैं, ये रूपों में नहीं दिखाई दे रहे, ये सब द्रव्य में दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे रूप द्रव्य में रहते हैं। तो एक द्रव्य में कितने रूप रह सकते हैं, लेकिन एक रूप में दूसरा रूप नहीं रह सकता। रूप गुण है, रूप गुण है, तो गुण में गुण नहीं रह सकता। फिर एक ही द्रव्य में आपको अनेक गुण दिखाई दे रहे हैं तो दिखाई दे सकते हैं। एक द्रव्य में कितने गुण रह सकते हैं ना। द्रव्य में सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों गुण रह सकते हैं। जैसे परमात्मा में असंख्य गुण है, एक ही द्रव्य है परमात्मा, असंख्य गुण है, पर परमात्मा के गुण में भी दूसरा गुण नहीं रह सकता, याद रखना। परमात्मा के एक गुण में दूसरा गुण नहीं रह सकता। जब गुण में गुण नहीं रह सकता तो परमात्मा हो, चाहे जीवात्मा हो, चाहे कोई आत्मा हो, कोई वस्तु हो, गुण में गुण नहीं रह सकता। लेकिन वो सारे गुण एक द्रव्य में रह सकते, ये नियम है। सभी को समझ में आ गई ये बात? 15वां सूत्र भी पढ़ लीजिएगा आप। कर्म गुणेर व्याख्याता इति उच्यते, कर्म और गुणों की व्याख्या हो गई ऐसा आपने बोला है। कर्माणि न कर्मवंती गुणा न गुणवंता इति कुतः अत्र उच्यते। फिर भी वो प्रश्न कर रहा है, आप में से ही कोई हो सकते हैं ऐसा। इतना बताने के बाद में पीछे बताया, अनेक बार पीछे बताया, यहाँ भी बताया, उसके बाद भी प्रश्न कर रहा है व्यक्ति। ये बातें दिमाग में बैठती नहीं है, एक बार में नहीं, 10 बार में नहीं, लाख बार आपको बार बार इनको बिठाना पड़ेगा, तब जाके बैठेंगे। इसलिए प्रश्नकर्ता फिर वही प्रश्न कर रहा है, कर्म गुणेर व्याख्याता इति उच्यते। कर्म और गुणों की व्याख्या हो गई है ऐसा आप कह रहे हो। कर्माणि न कर्मवंती, कर्म वाले नहीं होते हैं, अर्थात कर्मों में कर्म नहीं रहते हैं। गुणा न गुणवंता, गुणों में गुण नहीं रहते हैं। इति कुतः, क्यों ऐसा होता है? देखिए वही बात है ना, पूरा रामायण सुन करके फिर वापस पूछता है आदमी सीता राम को क्या लगती है, पूरा रामायण सुन करके।
कितने बार रामायण सुना दो उसको, फिर भी पूछता है कि आखिर ये सीता जो है राम को लगती क्या है। वैसा ही प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। वो पूछ रहा है, आप कह रहे हो गुणों में गुण नहीं रहते, कर्मों में कर्म नहीं रहते, क्यों क्यों नहीं रहते? अच्छा, आप इसको ना देख करके अपनी ओर से कौन बताएंगे जी? इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएंगे? अच्छा, अनीता जी बताइए। स्वामी जी, गुण द्रव्यों के आश्रित रहते हैं, द्रव्य में रहते हैं। नहीं, वो तो कोई, मैं भी द्रव्य में दूसरे द्रव्य के आश्रित रह सकता हूं। हाँ जी, राजीव जी, एक बार पोती को अपने गोद में बिठा देना। पोती भी द्रव्य है, राजीव जी भी द्रव्य है। द्रव्य भी दूसरे द्रव्य के आश्रित रह सकता है। अनीता जी, समझ में आ गया? कहाँ चले गए? इसका उत्तर कौन देंगे? नीचे नहीं देखना है, नीचे सिर मत लटकाइएगा, सामने देखेंगे। नकल करके बताना तो कोई भी बता सकते, राजगोपाल जी। हाँ जी, कौन बताएंगे जी आपसे, आप में से? ये उत्तर सब आ चुका है, अभी भी बताए थे। ममता जी तो बता देंगी। अच्छा, वेद प्रिया जी बताइए। स्वामी जी, गुण स्वतंत्र नहीं है, हाँ। जो स्वतंत्र नहीं है उसके आश्रित कोई नहीं रह सकता। हाँ, ये उत्तर है। स्वतंत्र ना होने से, जो स्वतंत्र नहीं होता वही दूसरे के आश्रित रहता है, और जो स्वतंत्र होते हैं वो स्वाश्रित रहते हैं। अब मैंने अभी उदाहरण दिया, राजीव जी अपनी पोती को अपने गोद में बिठाया, दोनों स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र वस्तु दूसरे के अधीन कभी रह सकता है और कभी नहीं भी रह सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी पोती हमेशा उनके गोदी में रहती है, अकेली नहीं रह सकती। वो स्वतंत्र है, तो अकेली भी रह सकती है और किसी के आश्रित भी रह सकती है। कभी गोद में भी बैठ सकती है, कभी स्वतंत्र भी रह सकती है ना, क्योंकि वो दो स्वतंत्र वस्तु है। लेकिन गुण स्वतंत्र नहीं है, तो कभी भी वो अकेले नहीं रह सकते। गुण, कर्म स्वतंत्र नहीं है, कभी भी अकेले नहीं रह सकते। हमेशा कर्म और गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, क्योंकि अस्वतंत्र होने से। अब तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए। कर्म भी कर्माणि गुणेश्च गुणा व्याख्याता, वापस वही बात कह दिया उन्होंने। अब जिस एंगल से प्रश्न करो, उत्तर उसी एंगल से दे रहे हैं। कहते हैं व्याख्यातानि कर्माणि व्याख्याता गुणाश्च। अरे अभी तो बताया था हमने, गुणों की व्याख्या हमने कर दी है और कर्मों की व्याख्या भी कर दी है। कर्म भी गुणेश्च संबध्यन्ते न वा इति। कर्म और गुण परस्पर संबंध होते नहीं होते हैं। इति तत्र न संबध्यन्ते, वो संबंध नहीं। कर्म गुणों के साथ, गुण कर्मों के साथ संबंध नहीं रह सकते। अर्थात संबंध का मतलब है कर्म गुणों में नहीं रह सकते और गुण कर्मों में नहीं रह सकते। जो परतंत्र हो ना, वो दूसरे को सहारा नहीं दे सकता, याद रखना। जो खुद परतंत्र हो वो दूसरे को कैसे सहारा देगा? नहीं समझ में आया जी? ये समझ में आ गया? एक बच्चा है, रेंगने वाला, अभी खड़ा ही नहीं हुआ, खुद खड़ा नहीं हो सकता, दूसरे को क्या खड़ा करेगा? वो खुद स्वयं खड़ा नहीं हुआ, वो दूसरे को क्या खड़ा करेगा? क्योंकि वो परतंत्र है। उसको खड़ा करने के लिए आप चाहिए, माँ चाहिए, पिता चाहिए, कोई भी चाहिए। वो परतंत्र है वो। अब द्रव्य के रूप में मत देखना, वो परतंत्रता के रूप में देखें यहाँ पर। तो एक छोटा सा बच्चा है, खुद नहीं खड़ा होता है, उसको दूसरे का सहारा चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है खड़े होने में। तो ऐसे गुण स्वतंत्र नहीं है, कर्म स्वतंत्र नहीं है, तो फिर गुण कर्म में कैसे रह सकते हैं और कर्म गुण में कैसे रह सकते हैं? खुद परतंत्र है, इसलिए नहीं रह सकते। ये बात कही जा रही है। तत्र न संबंध्यन्ते, वो संबंधित नहीं होते हैं। खलु एष सिद्धांता, ये सिद्धांत हमने पहले बता दिया। कहाँ बताया? द्रव्याश्रयी अगुणवान, इस सूत्र में बताया था। द्रव्याश्रयी च अणुश्च गुणः, द्रव्याश्रय भी है और अणुश्च गुण, और गुण बहुत सूक्ष्म होता है। द्रव्य के आश्रित रहता है, गुण सूक्ष्म होता है।
एक द्रव्यम अगुणम, ये 17वां सूत्र है, ये कर्म के लिए बताया जा रहा है। एक द्रव्यम अगुणम गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म, ये एक पीछे सूत्र में बताया था। कर्म कर्मणा सह न संबध्यते, कर्म कर्म के साथ नहीं रह सकता। तस्य क्षणिकत्वात्, वो स्वयं क्षणिक है। कर्म दूसरे कर्म में तब रह सकता है ना, कर्म बना रहे तब रहेगा, वो खुद ही पैदा होकर के तुरंत समाप्त होता है, दूसरे को क्या धारण करेगा। तो इसलिए कर्म कर्म के साथ संबंधित नहीं रह सकता, क्योंकि वो क्षणिक होने से। तस्मात् कर्माणि कर्म भी असंबद्धानि शून्यानि वा, कर्म कर्मों में नहीं रह सकते, अर्थात कर्म कर्म शून्य होते हैं। व्याख्यातानि, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। गुणेश्च गुणा असंबद्धा शून्या व्याख्याता, गुण गुणों से असंबद्ध है, गुण दूसरे गुण में नहीं रह सकते, इसलिए गुण गुण शून्य होता है, गुण गुण शून्य होता है और कर्म कर्म शून्य होता है। सभी को स्पष्ट हो गए जी? तो आज इतना ही रखते हैं जी। इनको अच्छी तरह दिमाग में मन में बिठा के रखिएगा, बार बार मूल सिद्धांतों को याद करने का उद्यम चलाइएगा, समय निकालिएगा, नहीं तो शास्त्र पढ़ करके सब भूल जाएंगे आप लोग। रोज ऐसा वक्त निकालिए, समय निकालिएगा और निकाल करके आप मूल मूल सिद्धांतों को दोहराते रहिए। एक ही दिन में अगर सिद्धांत सारे नहीं दोहरा पाएंगे कोई बात नहीं, एक ऐसा क्रम बनाइए, इतने दिनों में मैं मूल सिद्धांतों को दोहराऊंगा। ऐसा आप रखेंगे तो मूल सिद्धांत आपके मन में बने रहेंगे, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहारा मिल सकेगा। इसी का नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय न करने वाला, याद रखना मेरी बात को, स्वाध्याय न करने वाला कभी भी मुक्ति को पा नहीं सकता। ये अब आपकी मर्जी है, आपको स्वाध्याय करना या नहीं करना ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय ही हमको आगे बढ़ाने वाला है, उन्नत करने वाला है। और स्वाध्याय हमको करना नहीं है क्योंकि समय नहीं है, समय जड़ पदार्थों में लग रहा है सारा, तो समय निकालो ना। ओम शांति शांति शांति।